नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को, खास तौर पर यहाँ के उद्योगों को, पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो असल सवाल यही है कि भारत के जो देसी उद्योग एक जमाने में दुनिया भर में मशहूर थे, वो आखिर खत्म कैसे हो गए? ऐसा क्या हुआ कि वो पतन की ओर चले गए? आइए इस ऐतिहासिक पहेली की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक फलता फूलता उद्योग धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर हम जानेंगे कि शाही दरबारों के गायब होने का इस पर क्या असर पड़ा। हम एक ऐसी अनफेयर कंपटीशन की भी बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और समझेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर औद्योगीकरण के एक पूरे दौर को जन्म दिया। और आखिर में हम रेलवे की उस हैरान कर देने वाली भूमिका पर भी नजर डालेंगे जो इस पूरी कहानी में छिपी है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उस दौर से जब भारत की अर्थव्यवस्था और खासतौर पर यहाँ के देसी उद्योग बहुत मजबूत हुआ करते थे। जरा सोचिए, 18वीं सदी का अंत। उस वक्त बंगाल एक तरह का औद्योगिक गढ़ था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर था, जहां से सूती कपड़े, अफीम और रेशम जैसा कीमती सामान यूरोप भेजा जाता था। ये उस दौर की भारतीय औद्योगिक ताकत का एक जीता जागता सबूत था। पर विडंबना देखिए, ब्रिटिश शासन का वही दौर इन फलते फूलते उद्योगों के पतन का गवाह भी बना। तो सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो उद्योग पूरी दुनिया में जाने जाते थे, वो खत्म होने की कगार पर आ गए? इस गिरावट की पहली और शायद सबसे बड़ी वजह कहीं बाहर नहीं बल्कि भारत के अंदर ही थी। ये एक ऐसा पॉलिटिकल चेंज था जिसने इन उद्योगों की, कह सकते हैं, कमर ही तोड़ दी। देखिए, ये हुआ कैसे। जैसे ही ब्रिटिश शासन मजबूत हुआ, पुराने देसी भारतीय दरबार यानी रजवाड़े खत्म कर दिए गए। अब इन्हीं दरबारों और रईसों से तो महंगी और शानदार चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड आती थी। जब खरीदने वाले ही नहीं रहे तो बनाने वाले क्या करते? धीरे धीरे पारंपरिक उद्योग बंद होने लगे और लाखों कारीगर जो पीढ़ियों से यही काम करते थे, बेरोजगार हो गए। ये पहला और बहुत गहरा घाव था। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली और सबसे ताकतवर चोट तो बाहर से पड़ने वाली थी। एक ऐसी चोट जिसने वापसी के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। ठीक उसी दौरान इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। वहां बड़े बड़े मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थीं, जो धड़ाधड़ बहुत बड़ी तादाद में माल तैयार कर सकती थीं, और वो भी सस्ता। अब इसका सीधा मुकाबला था भारत के हाथ से बने सामान से, जिसे बनाने में वक्त भी लगता था और पैसा भी। और ये कोई बराबरी का मुकाबला था ही नहीं। खेल पूरी तरह से एक तरफा था। जब भारत में बना सामान ब्रिटेन जाता तो उस पर लगा दिया जाता था भारी भरकम टैक्स। लेकिन जब ब्रिटेन का फैक्ट्री मेड माल भारत आता तो उसके लिए सारे दरवाजे खुले थे। कोई टैक्स नहीं, कोई रोक टोक नहीं। साफ है, एक तरफ अपनी इंडस्ट्री को पूरा सरकारी सपोर्ट और दूसरी तरफ भारतीय इंडस्ट्री को खत्म करने वाली पॉलिसीज। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई भारतीय उद्योगों के एक एक करके दम तोड़ने की, इसे इतिहास में एक खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगीकरण। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी देश की इंडस्ट्रीज को जानबूझकर एक सिस्टम के तहत कमजोर किया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। और भारत के मामले में ये ब्रिटिश पॉलिसीज का सीधा सीधा नतीजा था। और इतिहासकारों के मुताबिक भारत में इस प्रोसेस की ऑफिशियल शुरुआत 1813 से मानी जाती है। ये वो साल था जब ब्रिटिश माल के लिए भारत के बाजार बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह खोल दिए गए थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जिसे अक्सर तरक्की की निशानी माना जाता है, रेलवे की। पर सवाल यह है कि क्या ये रेल की पटरियां वाकई भारत की तरक्की के लिए बिछाई जा रही थी? ये टाइमलाइन पूरी तस्वीर साफ करती है। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, 1813 में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत, और फिर 1850 के दशक में रेलवे और टेलीग्राफ का आना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और ये जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाया गया, जिस तरह से बनाया गया, वो अंग्रेजों के असली मकसद और इरादों को साफ साफ बयान करता है। ये बात तो अब साफ है कि रेलवे ने भारत के आर्थिक विकास में कोई खास योगदान नहीं दिया। उसका असली मकसद तो देश की कोने कोने तक पहुंचना था, ताकि वहां से कच्चा माल और दूसरे संसाधन आसानी से बंदरगाहों तक लाए जा सकें और वहां से सीधा इंग्लैंड भेजे जा सकें। ये कोट पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। मकसद देश का आर्थिक विकास करना था ही नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए देश के संसाधनों का और बेहतर तरीके से शोषण करना था।
असल में रेलवे एक ऐसा हथियार बन गया जिसने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि उसके शोषण के लिए बनाया जाए तो उसका असर उस देश के भविष्य पर कितना गहरा और कितना लंबा हो सकता है, ये एक सोचने वाली बात है।